बांग्लादेश और अफगानिस्तान दोनों में भारत के रिलेटेड बहुत सारी चेंजेस हुई हैं पिछले महीने के अंदर। और ये दोनों चेंजेस का नेसेसरी असर पाकिस्तान पे तो पड़ ही रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान वॉर चल रहा है, पर ये जो पूरा टोटलिटी में पूरे रीजन में असर पड़ेगा। और दोनों एक्सट्रीम एंड्स है, एक तरफ बांग्लादेश एक तरफ अफगानिस्तान, पर ये क्या कड़ियां जुड़ रही हैं। क्या इससे इंडिया की एक नई पॉलिसी बांग्लादेश में आने की अब जरूरत हो चुकी है? क्या इंडिया ने जो शेख हसीना को शेल्टर दिया हुआ है उसके अगेंस्ट बांग्लादेश ने जो किया, एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट आएगी, आपको पता होगा हाल ही के दिनों में डेथ पेनल्टी दे दी गई है बांग्लादेश में, और एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट इज ऑल्सो अ डिप्लोमेटिक डिसीजन जो भारत सरकार लेगी। और अफगानिस्तान की मैंने बात इसलिए शुरू करी कि बार बार वहां के अलग अलग मिनिस्टर्स आ रहे हैं, ऑफिशियली इतने आ रहे हैं तो अनऑफिशियली जो ब्यूरोक्रेट्स आते होंगे या रिप्रेजेंटेटिव आते होंगे उसका तो काउंट रखना भी मुश्किल हो गया है। तो पूरा रीजन में डायनामिक्स बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं, और ये सब समझने के लिए हमारे साथ आज कर्नल अजय रैना जी हैं, जो ये पूरी चीज को बर्ड्स आई व्यू देके आज हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार नमस्कार दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए इशकान जी। सर मैं अगर बांग्लादेश से शुरू करता हूं, पहले एकदम से वहां पे कू आया, उसमें डीप स्टेट था क्या था, एकदम से व्यक्ति आ जाता है मोहम्मद यूनुस। उसके बाद वो जिस तरह की स्टेटमेंट्स देता है ब्रॉडली वो एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स हैं, और ये पिछली काफी देर से चल रहा है। फिर अब एक ट्रिब्यूनल का डिसीजन आता है जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इज इन इंडिया, तो ऑब्वियसली जब कोई भी कोर्ट डेथ सेंटेंस देता है तो आप इमीडिएटली एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी कन्विक्शन के बाद जिस भी देश में आपका नागरिक हो, और उसके बाद उस देश के अंदर लीगल और डिप्लोमेटिक प्रोसेस शुरू हो जाता है। बट सर ये पूरा जो इंडिया बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के आने के बाद से एक तरह से रिश्ते बहुत बिगड़ते हुए चल रहे हैं, तो इसके पीछे आप डीप रीजंस क्या देखते हैं? और फिर लेटेस्ट इवेंट्स पे आते हैं शेख हसीना। जी ऐसा है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं ना, जीडीपी बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी 2047 की बात कर रहे हैं जो कि होता हुआ दिख रहा है। अभी 10 ट्रिलियन पे आंखें लगा दी हैं, पहले 5 पे लगी हुई थी। तो दुनिया नहीं पसंद करेगी ना। और दुनिया जब मैं कहता हूँ दुनिया भी हमें दो किस्म की है। एक तो अमेरिका जैसे दूर बैठे हैं, उनका तो काम है लड़ाई करना, लड़ाई लगवाना। एक हमारे पड़ोस में बैठा है चाइना। एक ही मोहल्ले में दो बड़े गुंडे नहीं पनप सकते ना, तो वो इशू है। यूनुस को प्लांट करना, उससे पहले सीएए ने यहाँ पे एक्चुअली डबल गेम खेली। यहाँ पे चाइना काफ़ी ज़्यादा इनरोड कर रहा था बांग्लादेश के अंदर। उन्होंने कोई पिछले साल में ही कू होने से 1 साल पहले के जो पीरियड है उसमें $4.5 बिलियन की तो कंस्ट्रक्शन कर दी थी बांग्लादेश के अंदर चाइना ने। उनके ब्रिजेस बना दिए, फ्लाईओवर्स बना दिए, बड़ा कुछ किया। और बांग्लादेश में ब्रिजेस को कहते हैं ना, वहाँ रिवर ऐसे हैं बिकॉज डेल्टा टाइप टेरेन है ना, तो कुछ रिवर तो किलोमीटर्स चौड़े हैं, 5 किलोमीटर। मेघना रिवर 5 किलोमीटर चौड़ा है। तो ऐसे ऐसे जगह पे उन्होंने उनकी मदद की। और जिस दिन उनका कू हुआ था उस दिन 650 चाइनीज कंपनी बांग्लादेश के अंदर काम कर रही थी, इनके ऑफिस थे, और 5.5 लाख के लगभग बांग्लादेशी उनमें काम करते थे। तो बांग्लादेश के अंदर चाइना का ग्रिप बहुत तगड़ा हो गया था। और अब चाइना का ख्वाब था कि एक यहाँ से चाइना बांग्लादेश कॉरिडोर बने सी पैक की तरह, जो नेपाल से होता हुआ आएगा। नेपाल भारत से संधि करेगा, चिकन नेक जो जिसको हम कहते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर से रास्ता मांगेगा और उसको यूज करेगा चाइना। तो वो ख्वाब तो तोड़ दिया अमेरिका ने उनका, तो वहां से उनको वाइंड अप कर दिया। लेकिन और उससे पहले जो शेख हसीना के चाइना से थोड़े रिलेशन खराब हो रखे थे, बिकॉज शेख हसीना ने अपना जो गैस का रिजर्व है बे ऑफ बंगाल में, इनका समुद्र के नीचे गैस है ना, उसका उसने ग्लोबल टेंडर कर दिया था। चाइना ने कहा था भाई पूरा टेंडर मत करो, सिर्फ चाइनीज कंपनी को सीधा सीधा कर दो, वो मानी नहीं। तो जिस दिन प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो चाइना में कोई बांग्लादेशी को 2 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं स्कॉलरशिप पे, उनको टिकट्स फ्री टिकट देके चाइना ने बांग्लादेश में प्रोटेस्ट कराने भेजा। बीच में सीएए गेम कर गया, तो हसीना भी निकल गई और चाइना का भी बेड़ा गर्क हो गया। लेकिन सीएए यहाँ इस हमारे लिए कोई मदद करने तो नहीं आया था। उसका अगर एक दुश्मन चाइना है तो आने वाले दिनों में हमें भारत को अपना कॉम्पिटिटर मानता है, अगर एनिमी नहीं भी मानता तो नेचुरली सीएए ने फिर यूनुस बिठा दिया। यूनुस ने फिर जैसे आपने कहा कि उसने उल्टे पुल्टे स्टेटमेंट देने शुरू कर दिए। फिर सीआईए, फिर मैरीन्स यहाँ पे आ गए, उन्होंने बर्मा में जो चाइनीज इंटरेस्ट को हर्ट करना शुरू कर दिया। इस सब में हुआ क्या, अगर आप मोटा मोटा जैसे आप कहते हैं कि बर्ड आई व्यू लें, तो क्या है कि इस टाइम बांग्लादेश के अंदर एक जो गुट है रेडिकल्स का, वो यूनुस लीड करता है। और उस गुट के जो उसमें जो उनका मंत्री भी एक ऐसा है जिसको सजाए मौत मिली हुई थी शेख हसीना के टाइम पे, इसने आके माफी करके उसको जेल से पार्डन, प्रेसिडेंशियल पार्डन जो भी कहते हैं,
तो जो उनकी HUT, ये जितने भी जमायत, जितने भी ग्रुप घूम रहे हैं, इनका सारा कर्ता धर्ता, इनका फादर जो बना हुआ है यूनुस है। तो वो पूरा एक रेडिकल वो है। एक वर्टिकल वहाँ पे आर्मी का है, क्योंकि आर्मी चीफ था, आर्मी चीफ के कारण ही शेख हसीना वहाँ से निकल पाई थी। तो उसका रिलेटिव भी था, हमें पता सब कि वो उनका कुछ रिश्ता भी था। प्लस आर्मी का देखने का तरीका अलग होता है, बिकॉज उनको पता है कि कल को आर्मी जो अमेरिका का डिज़ाइन है, उसमें अगर भारत से कोई पंगा हुआ तो भुगतेगी तो फौज ना। तो प्लस इनके बड़े सारे ऑफिसर्स हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं, कुछ हमारी कुछ वो भी हैं। तो आर्मी चीफ अलग से खड़ा है, लेकिन आर्मी चीफ नंबर 2 जो है वो यूनुस के साथ बैठा हुआ है। तो आर्मी के अंदर भी फिशर्स हैं। तो इस सारे और आर्मी चीफ का पसंद नहीं है कि अमेरिकन यहाँ पे मरीन्स आए और यहाँ CIA एक्टिव हो जाए। ISI तो पहले ही एक्टिव थी। तो यूनुस जैसे जैसे देश को एक खतरनाक रास्ते पे लेके जा रहा था, आर्मी का एक स्टैंड पॉइंट ये था कि हम इसमें ना फंसें। लेकिन देखिए, अगर देश की लीडरशिप भी देश को बर्बादी पे लेके जाए तो फौज क्या करेगी? या तो कू करे, कू अमेरिका होने नहीं देगा, क्योंकि यूनुस उनका अपना है। अब रही बात भारत की, तो हमने लोगों ने बड़ी टिप्पणियां की, देखो जी वहाँ हिंदुओं को मारा, ये मारा वो। अभी एक चीज़ हमें ये भी समझनी चाहिए कि बड़ा ही एक होमोजीनियस पॉपुलेशन प्रोफाइल है बांग्लादेश का। एक बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है, ऊपर से जो हिंदूज या नॉन मुस्लिम्स पूरे बांग्लादेश में फैले हुए हैं। आप कहीं एक जगह खड़ा होकर ट्रक में भरकर उनको भारत नहीं ला सकते, इट्स इम्पॉसिबल। और अगर हम मिलिट्री एक्शन सीधा सीधा ले लेते उस टाइम जब बहुत गर्मी थी, लोग कहते चढ़ जाओ बांग्लादेश, तो इनका कत्लेआम हो जाता अंदर जब तक हम पहुंचते। क्योंकि बांग्लादेश का है तो छोटा देश, लेकिन टेरेन इतनी टफ है कि अगर हमें एक्चुअली 71 की तरह ढाका पहुंचना हो तो हमें 2, 3, 4 हफ्ते लग सकते हैं। इतने में तो सारे हिंदू मारे जाते हैं। प्लस ऐसे हिंदूज भी हैं जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में बड़ी आगे आगे चल रहे थे, जिनकी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं, करोड़पति हैं, वो छोड़ना नहीं चाहते। और हमें तो बहुत हिंदुओं से प्यार होना भी चाहिए, उनको हमसे प्यार नहीं है। ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो भारत ने अपनी गेम ठंडे ठंडे जैसे हमारे मोदी साहब करते हैं। तो अभी आपने देखा होगा पिछले 2-3 हफ्ते में 2 बड़ी डेवलपमेंट हुई है बांग्लादेश में। एक तो ये हुई है कि वहाँ की अवामी लीग, जो कि शेख हसीना की पार्टी है, जो मर चुकी थी, जिनके बंदों को क्रेनों पे टांगा, इन्होंने फांसी लगा के ब्रिजेस से टांग दिया था जिहादियों ने, वो रोड पे आ गई और अभी आके वो जिहादियों की पिटाई करनी शुरू कर दी और आर्मी साइड पे खड़ी है। तो बेसिकली आर्मी उनको रोक नहीं रही, पर है पास में कुछ हो गया, देखेंगे। तो ये जो अंदर गेम हुई है, अब आप भी समझदार हैं, हमारे दर्शक भी समझते हैं, इसको कहने की जरूरत नहीं कि अपने आप कुछ नहीं होता, टाइम लगता है। एक साल लग गया। मैं थोड़ा इस पे शेख हसीना की जो डेथ सेंटेंस है और आपने बताया कि मैं इसमें एक घुसना चाहूंगा बात के अंदर कि पहले चाइना का इतना एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, अब यूएस का इतना इन्वॉल्वमेंट इफेक्टिवली भारत के बैकयार्ड में। और भारत की जैसे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, अमेरिका की डॉक्ट्रिन थी मोनरो डॉक्ट्रिन की, भैया पूरा जो ये अमेरिका ही है, इसमें किसी और व्यक्ति की दखल नहीं होगी। ठीक है, उनका ज्योग्राफिकल एडवांटेज भी था, स्पेशली एट दैट टाइम शिप्स को आने में ही था, प्लेन का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो पूरा अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इज एक्सक्लूसिवली यूएस जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। यहाँ पे हमारे बैकयार्ड है, बहुत सेंसिटिव एरिया, नेपाल हो चाहे बांग्लादेश हो। तो पहले चाइनीज कंपनी इतना ऑपरेट कर रही है, तो भारत क्या सफिशिएंटली इकोनॉमिकली और डिप्लोमेटिकली और इंटेलिजेंस लेवल पे उतना स्ट्रांगली बांग्लादेश में है जैसे नेपाल में हम सफर कर रहे हैं? एक टाइम पे चाइना इतना एक्टिव नहीं था, बहुत एक्टिव है वहां पे, कुछ लोग कहते हैं डोमिनेंट पोजीशन पे भी है। सो आर वी लूजिंग द साइलेंट बैटल इन बांग्लादेश इन शेख हसीना गोइंग एन अमेरिकन पर्सन कमिंग, बट चाइना यूएस का ज्यादा हो रहा है और हमारा रोल क्या कम हो गया है? हैव वी लॉस्ट दैट स्ट्रगल? उस पे क्या चल रहा है? इसके लिए आपको इश्करण जी आपको जाना पड़ेगा 1972, जैसे बांग्लादेश बना। तो उससे पहले हमारी सेना ने बहुत बहादुरी दिखाई, लेकिन वहाँ जो ग्राउंड वर्क था ना, वो सारा RNW ने किया था। जो मुक्ति बाहिनी की बात करते हैं, जो लोकल रेसिस्टेंस की बात करते हैं, उसमें हमारी एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी का बहुत बड़ा काम था। अनफॉर्चुनेटली जैसे ही बांग्लादेश बना, हमारी सरकार ने, रीजन नहीं पता, तो टिप्पणी करने से पहले, हम क्रिटिसाइज करने से पहले, जब पूरी पता ना हो तो कहीं रिकॉर्डेड ही नहीं है कि क्यों पूरी RNW को वहाँ से विड्रॉ कर लिया। हमने बांग्लादेश को उनके गुडविल में आके, ना तो हमने अपना सिलीगुड़ी कॉरिडोर में 2-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो हमारे हाथ में था, हमने नहीं किया। प्लस हमने अपने RNW के एसेट्स वहां से निकाल ली। वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसमें एकदम घुसी ISI। क्यों? क्योंकि काफी बांग्लादेशी फौजी जो थे, जो पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा थे, और 71 की लड़ाई में वो वेस्टर्न पाकिस्तान में थे, उनको वहीं रोक लिया गया था। उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। उनके साथ ISI भी आई।
देखो बिकने वाले तो हर जगह होते हैं, हमें तो अपने भारत में तो हर जगह ये सीन है। और हम्म आईएसआई ने वो अपना इतना घटिया वहाँ तगड़ा काम किया कि 4 साल के बाद उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान और पूरी फैमिली को, शेख हसीना बाहर थी, बाकी इसकी बहन बाहर थी, बाकी सबको उड़ा दिया। तो उसके बाद हमारा कभी आरएनडब्ल्यू का वहाँ पे उस तरीके की ग्रिप बनी नहीं। लेकिन आईएसआई ने क्या किया, जैसे नेपाल में आईएसआई घुसी और यहाँ पे घुसी, और ये जो सीएए का टूल बन गई आईएसआई पाकिस्तान, जिहादी उनके पास थे, जमात इस्लामी इंडिया जो है, जमात इस्लामी पाकिस्तान, जमात इस्लामी बांग्लादेश और जमात इस्लामी कश्मीर भी है, ये 4 सिस्टर कंसर्न है जमात इस्लामी की। उनमें जो बांग्लादेशी और पाकिस्तान का आपस में टाई अप हो गया, और नेचुरली हमारे यहाँ वालों का भी टाई अप है, तभी तो 5 करोड़ 6 करोड़ कह रहे हैं बांग्लादेशी यहाँ बैठे हैं। तो मैं आपसे सहमत हूँ कि हमने इंटेलिजेंस डोमेन में बांग्लादेश में अपनी ग्रिप लूज की। उसका एक कारण ये भी था कि हर 2-3 साल में वहां पे कू हो रहा था, आज ये प्रेसिडेंट कल वो प्रेसिडेंट, कभी किसी को मार दिया कभी किसी को 18 की 19 कू हुए हैं इनके 71 के बाद बांग्लादेश में। तो सरकार अगर रिश्ता बनाना चाहे भी तो किससे बात करे, बट हाँ ये मैं सहमत हूँ कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं उनको तो सरकारों से रिश्ते नहीं बनाने होते हैं, उनको अपनी एसेट तैयार करने होते हैं, तो उसमें हमारा गैप हुआ। तो जुडिशरी में, मीडिया में, बिजनेस में, हर जगह अपने प्लांट्स करने करने होते irrespective। हैं जी, नैरेटिव बिल्ड करना पड़ता है, फिर आपको पता है जो हमारे देश में होता है। दूसरी गलती की ये क्या कही है कि हमने एक ही घोड़े के ऊपर शर्त लगा के रखी, वो थी शेख हसीना। अब शेख हसीना अच्छी थी, उसके फादर को, उसकी फैमिली को मारा गया था, वो बड़ी शुक्रगुजार है भारत की कि हम तुमने बचाया, लेकिन होते होते वो करप्ट हो गई। शेख हसीना के लास्ट 10 साल करप्शन से फुल थे। हमने सारे रिलेशनशिप का जो पिवट था वो शेख हसीना बना के रखा। 80 साल की उसकी उम्र है, तो कू ना होता तो पता थोड़ी रब का बुला ले ऊपर। तो आई थिंक उसमें थोड़ी सी एक नेशनल एक डिप्लोमेटिक लेवल पे थोड़ी सी गलती हुई। गलती नहीं मैं कह सकता, हो सकता है इनसे हो नहीं पाया, क्योंकि दूसरी जो पार्टी थी बीएनपी वो कट्टर थी, उनसे रिलेशन नहीं बन पाए। लेकिन अवामी लीग बांग्लादेश की 80% लोगों को रिप्रेजेंट करती है। तो जब ये चाइना घुसा है तो नेचुरली हम बैकफुट पे आए, आईएसआई पाकिस्तान आई, आईएसआई की राइट करता गया, सीआईए आ गया, चाइना को निकाल दिया। तो यस, मैं मतलब इसमें मुझे कहने में कोई वो आपत्ति या शर्म नहीं होनी चाहिए कि हमने इंटेलिजेंस लेवल पे We और have जो हमने to एक ही face घोड़े the, पे शर्त लगाई, तो हमने लूज लो किया जी। we have to face the hard questions, क्योंकि अब जैसे इंडिया का इकोनॉमिक राइज है, एक टाइम पे शायद हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे, रिसोर्सेज भी नहीं थे कि जो सिस्टम को ग्रीज करना होता है, बट आज कॉन्टेक्स्ट में है। और जब मैं अफगानिस्तान पे आऊंगा तो थोड़ा शायद हम वो गलतियां सुधारने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। बट ये जो है, अब इसके बाद शेख हसीना को इन्होंने दे दिया डेथ सेंटेंस, भारत ने रखा हुआ है, प्रिज्यूमेबली एक्स्ट्रेडिशन रिक्वेस्ट ठंडे बस्ते में जाएगी किसी डिपार्टमेंट के। बट ये मोहम्मद यूनुस भी एक ओल्ड पर्सन है, इसका भी जो आप कह रहे हैं बेशक यूएस का पपेट है, बट ही इज ऑल्सो ऑफ अ सर्टेन एज। तो जो ये वहां पे चेंजेस आ रहे हैं, जिसमें अब चाइना भी है, यूएस भी है, इंडिया भी है, तो एक तरह से हमारा बैकयार्ड ग्लोबल प्लेइंग फील्ड बन गया। एक ईस्टर्न ग्रेड गेम शुरू हो गई है यहाँ पे भी, और फिर उसके जो एक्सेस है वो अलग है, पोर्ट्स का जो पूरा प्रॉब्लम है। तो सर ये इसमें इस समय भारत का, और भारत दूसरी तरफ बांग्लादेशी इसको पुशबैक करने की कोशिश कर रहा है 3 अलग अलग चीजों से। सीए का कोई लेना देना नहीं है, एनआरसी हो, एसआईआर हो, पैनिक क्रिएट तो हो ही रहा, डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो वहां पे एक बांग्लादेश में कुछ रेजिस्टेंस भी हो सकती है, नैरेटिव बिल्डिंग भी होगी कि भारत किस तरह बांग्लादेशियों को भेज रहा है, वहां पे तो मीडिया दफ्तर रहेगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इज बांग्लादेश बिकमिंग अ बिग वरी फॉर अस, या ये कंट्रोलेबल सिचुएशन है? मतलब किस तरह देख रहे हैं आप सिचुएशन नेक्स्ट 5-7 ईयर्स? देखिए 71 से पहले जो आपने बात की सुपर पावर के यहाँ बैकयार्ड में आने की, 71 से पहले बे ऑफ बंगाल और अरबिन सी, भारत के दोनों तरफ कोई सुपर पावर नहीं थी। ये कुछ एक क्योंकि देखिए पूरा ट्रेड लाइन जो है ना, मेरीन रूट जो है वो इसी एरिया से निकलते हैं। अब बे ऑफ बंगाल को टच करते हुए और फिर आप निकल जाते हो आप ईस्ट की तरफ और वेस्ट ऑफ कोर्स। तो 71 में 1969-70 में पहली बार पाकिस्तान ने अपना एक बेस ऑफर किया था, तब बांग्लादेश पाकिस्तान था। उन्होंने अमेरिका को बोला था, अमेरिका ने मांगा था बे ऑफ बंगाल में एक बेस चाहिए, क्योंकि देखिए चाइना उस टाइम, चाइना के साथ 70s अर्ली 70s में अमेरिका का रिश्ता था ही कोई नहीं, और ना उनको चाइना को कोई थ्रेट थी, उनका पंगा था रशिया के साथ। तो उन्होंने कहा भाई देखो ऐसे करते हैं कि आप हमें यहाँ पे बेस दे दीजिए। जब ये बनक रशियंस को लगी तो वो दौड़ते हुए हमारे पास आए, उन्होंने कहा देखो भाई हम तो यहाँ नहीं हैं और हमें यहाँ आना भी नहीं है आपके पड़ोस में, लेकिन अमेरिका भी नहीं आना चाहिए, तो आप ऐसा करो हमारे से डिफेंस पैक्ट कर लो, क्योंकि आप अमेरिका को टेक ऑन नहीं कर सकते, आपके दोनों तरफ पाकिस्तान है, आप दोनों तरफ सैंडविच हो रखे हो। 62 से आप चाइना से लड़ाई करके अभी हटे हो, तो वहाँ भी हमारी डिफीट ही हुई थी टू बी ऑनेस्ट। तो भारत ने 70 में कहा हमें नहीं, हम नॉन अलाइंड है, हम नहीं करेंगे। उनका ठीक है। उसके बाद ड्रामा शुरू हुआ,
तो फिर 71 में जब भारत ने देखा कि अमेरिका और पूरे का पूरा वेस्ट पाकिस्तान जो वहाँ बच्चों को रेप कर रहा है, बंदों को मार रहा है, 25 मार्च 71 को ऑपरेशन सर्च लाइट में दुनिया ने नोटिस ही नहीं दिया कंफर्टेबली, बिकॉज पाकिस्तान उस टाइम बिचौलिए का काम कर रहा था अमेरिका को चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन खोलने का। तो किसिंगर यहाँ पे आता रहता था, हेनरी किसिंगर, वो पाकिस्तान से आता था, वहाँ फ्लाई करके चाइना जाता था। तो तब भारत को समझ आया कि मुश्किल है, तो फिर रशियंस ने फिर हमें ऑफर किया और हमने 71 में जाके वो पैक्ट साइन किया। उसी पैक्ट के कारण जब अमेरिका की 7th फ्लीट हमें लड़ने के लिए इंडियन ओशन में आई कि पाकिस्तान को मत करो नहीं तो वहाँ पे अटैक करेंगे, और पीछे पीछे ब्रिटिश फ्लीट भी आ रही थी, तो रशियन सबमरीन सामने आई थी। वो सबमरीन्स में वो न्यूक्लियर पावर तो थी इंजन्स में, उनके अंदर न्यूक्लियर आर्सेनल भी था। तो दो सुपर पावर एक छोटा सा टुच्चा सा देश जो बना नहीं था, क्यों लड़ेगी? इसलिए क्योंकि ये इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो बे ऑफ बंगाल को कंट्रोल करता है वो पूरी दुनिया का ट्रेड कंट्रोल कर सकता है। जहाज जाएंगे कहाँ से? तो ये यहाँ की बैकग्राउंड थी। फिर उसके बाद हो गया, लड़ाई वड़ाई होगी, बांग्लादेश बन गया, तो फिर ठंडा हो गया। अभी दोबारा दोनों तरफ, पाकिस्तान भी उधर पाशनी अपना बेस दे रहा है, उससे पहले उसने ग्वादर दे दिया चाइनीज को, और इस तरफ ये आ गए। तो यस, एक बहुत बड़ा एक खतरा बन रहा है, बट बांग्लादेश अपने आप में, क्योंकि देखिए औकात की बात होती है, अमेरिका बहुत दूर बैठा है, अमेरिका यहाँ गदर मचवा सकता है, हमें डिस्टर्ब कर सकता है, कोविड वॉर कर सकता है। अमेरिका की जरूरत भी नहीं है और औकात भी नहीं है कि हमसे यहाँ आके लड़े। अमेरिका से तो ईरान से लड़ने की जरूरत नहीं है, बड़े देशों को आप नहीं लड़ सकते, तबाह कर सकते हो, तबाह बर्बाद कर सकते हो। उस एंगल, उस लेवल तक हमारी लीडरशिप कभी जाएगी नहीं कि अमेरिका हमसे तबाह बर्बादी भी आ जाए। तो कोविड वॉर में करेगा। अब कोविड वॉर में क्या कि अमेरिका सामने तो नहीं आता ना। अगर बांग्लादेशी यहाँ डाल रहा है, बांग्लादेशी यहाँ आके गदर कर रहे हैं, तो उनको जब हम पीटते हैं तो अमेरिका एक लिमिट के आगे बोल भी नहीं सकता। तो मिलिटरीली बांग्लादेश इतना वीक है कि हमें एक कन्वेंशनल थ्रेट बांग्लादेश से नहीं है, जितना मर्जी वो कर ले। न्यूसेंस है, प्रॉक्सी वॉर हमारे यहाँ कर सकता है, ब्लास्ट करा सकता है, जैसे अभी अमोनियम नाइट्रेट की कंसाइनमेंट भेज सकता है, कोई जहर भेज सकता है, वो सब करा देगा। उसके लिए इसकी जो पनिशमेंट इसको मिलेगी, और जो मुझे लगता है कि ये जो अगला काइनेटिक फेज आएगा पहले बांग्लादेश से स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी प्रूफ यही आ रहा है कि आया माल बांग्लादेश से है, भेजा पाकिस्तानी होने। हाँ, मैं आप पहले कंप्लीट कीजिए, मैं इस पे पूछना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ जी कि अभी मैंने न्यूज देखी कि इंडिया ने स्ट्रेंथन कर दिया ईस्टर्न डिफेंस, 3 नए गैरिसन्स खड़े कर दिए हैं सिलीगुरु चिकन्स नेक पे। तो वो एकदम से इंडिया अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा रहा है चिकन्स नेक पे, कनेक्टिंग विद जो असम सीएम की स्टेटमेंट थी जब बांग्लादेश कह रहा था चिकन्स नेक पे, नहीं वो सेइंग कि आपके तो 2 चिकन्स नेक हैं, कि अगर आप ये करेंगे तो बांग्लादेश के जो दोनों चिकन्स नेक है, हम दोनों चिकन्स नेक को अटैक कर देंगे, मेघालय में चिटोंग पोर्ट को करके, और दूसरा जो इंडिया के भी थिनर है। तो वो उन्होंने एक तरह से पब्लिकली ये क्यों बोला? बिकॉज आई डोंट थिंक सो सीएम ऑन दिस सॉर्ट ऑफ अ थिंग वुड हैव स्पोकन विदाउट क्लियरेंस फ्रॉम द सेंटर। तो पता तो मिलिट्री में सबको ही है कि भैया क्या क्या वीक पॉइंट्स हैं, बट व्हेन अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द रूलिंग पार्टी वो पब्लिक डोमेन में डाल रहा है, तो इसका एक साइकोलॉजिकल पर्पस है, अदरवाइज वो नहीं डालेंगे ऐसी नेशनल सिक्योरिटी बात को। साथ ही साथ हम वहां पे अपने गैरिसन भी बढ़ा रहे हैं, और बांग्लादेश इंडिया में डिस्टर्बेंसेस करने के लिए कर भी रहा है, और हम कॉमन सेंस में नॉर्थ इंडिया स्पेशली पर्सपेक्टिव ही है, पीओके लेके आओ, पीओके लेके आओ, बट स्ट्रेटेजिकली बांग्लादेश प्रॉब्लम एंड बांग्लादेश कॉरिडोर्स आर, if I may dare say, more important for territorial integrity of India, जिस तरह वो connected हैं, than something of POK. Would I be right in thinking that? And strategically, would it be a more important target for Bharat? जी बिल्कुल बिल्कुल, पीओके की अपनी वैल्यू है। जब हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक को देखते हैं, जहाँ पे हम गैस ला सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, उसका होना नहीं होना फर्क नहीं पड़ता, बट बांग्लादेश में कुछ गड़बड़ हो जाए, आपने सही कहा, जो हमारी वर्नेबिलिटीज है ना यहाँ पे बनी, जो 71 में ठीक करनी चाहिए नहीं की हमने, तो उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। आपने एक और र्यूमर सुनी होगी, ये 3 गैरिसन वाली तो खबर सही है, 2 जो है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के वेस्ट में, जैसे उनका रंगपुर डिस्ट्रिक्ट, इसका मतलब कलकत्ता के ऊपर दार्जिलिंग तरफ जाते हैं उस तरफ है, और एक पूर्व में बना है। एक और र्यूमर सुनी होगी कि चिकन नेक को चौड़ा कर दिया गया है, तो वो हमने कुछ नहीं किया। वहाँ जो बॉर्डर गार्ड्स है ना बांग्लादेश के, वो वहाँ से हट गए इन द सेंस कि उनकी पोस्ट तो हैं। अभी हम बांग्लादेशियों को ट्रक भर के वहाँ छोड़ के आते हैं शाम को, तो वो रेसिस्ट नहीं करते, पहले वो अंदर नहीं आने देते थे। तो बेसिकली जब आपको कोई अगर रोकने वाला ना हो, तो फिर वो एरिया को आप समझते हो कि भाई हमारा ही हो गया ना, अपनी गली के परली गली भी अपनी होगी। तो बॉर्डर पे उनके सैनिक थे, वो आप मतलब स्टेप बैक कर दिए वहाँ पे बॉर्डर पे जो
प्लस रेजिस्ट नहीं कर रहे। इसलिए मैंने आपको क्यों इतने पहला जो कंटेक्चुअल थोड़ा लंबा मोनोलॉग हो गया कि क्यों बांग्लादेश की आर्मी और यूनुस अलग सोच रहे हैं। ओह यस तो ये हमें समझना पड़ेगा। और देखिए हमारा बांग्लादेश में इंटरेस्ट क्या है, हमारा ना तो ढाका को कैप्चर करने का इंटरेस्ट है, ना हमने उनकी कोई मेन पोर्ट को पकड़नी है। हमें इंटरेस्ट है कि अपना जो जो अपने वल्नरेबिलिटी दो बोली, एक वल्नरेबिलिटी बेसिकली सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, वो हमने सीधी करनी है। और अगर हमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को अगर एक्सेस मिल जाती है समुद्र का डायरेक्ट विदाउट कमिंग ऑल द वे टू कलकत्ता, जो दूसरा चिकन नेक आप बोल रहे हो, तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। और अगर पनिशमेंट करनी है, और कल अगर वेस्टर्न आर्मी कमांडर का जो आपने का स्टेटमेंट सुना होगा, आपने बिल्कुल सही कहा कि सेंटर की क्लियरेंस के बिना सीएम तो शायद कोई बोल भी जाए, फौजी नहीं बोलते। तो हमारे आर्मी कमांडर, हमारे चीफ सारे, आज कल हमारे आर्मी कमांडर ने कहा कि अब तो पाकिस्तान तो अपनी हार मानता नहीं है पिटाई करने के बाद, जब तक उनका इलाका नहीं पकड़ेंगे तो उनको, जब तक उनके उनसे छीना नहीं जाएगा। आई मिस दिस क्या बोला है, या क्या बोला? ही सेड कि बेशर्म लोग हैं, इनको जितना मर्जी मारो, वो सेलिब्रेट कि हम तो जीत गए जीत गए जीत गए। तो जब इनका इलाका पकड़ के हम इनकी धरती छीन लेंगे ना इनसे पार्ट ऑफ इट, तो तब ये मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे, वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। तो ये बात भी अगेन बिना क्लियरेंस के नहीं आती। तो आई थिंक ये जो पनिशमेंट बांग्लादेश को जो मैं सोच रहा हूँ दी जाएगी, और जो क्यों हेमंत विश्वा शर्मा बोल रहे हैं, क्यों आर्मी वाले बोल रहे हैं, राजनाथ सिंह बोल रहे हैं, बिकॉज ये एक डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग है अमेरिका को भी और यूनुस को भी, कि भैया तुम सुधर जाओ। अमेरिका, तुम जब जिस दिन हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चौड़ा करने में आएंगे, अमेरिका का बाप भी कुछ नहीं कर सकता, और यूनुस को खुद कॉल करनी पड़ेगी, बांग्लादेश एज ए आर्मी उनको कॉल करनी पड़ेगी कि भाई क्या करना है। तो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ Militarily, if you ask militarily how difficult it is to broaden Siliguri and only military perspectives, and how much needs to be done to broaden it, what would be a comfortable safety zone, both parts? देखिए इस अबाउट 20 नैरोएस्ट पार्ट पे कोई 20-22 किलोमीटर है ये, तो अगर ये कम से कम 100 हो जाए तो बहुत अच्छा। 100 इज अ वेरी गुड विड्थ, बट इवन इफ यू गो बियॉन्ड 50 इट्स अगेन अ वेरी गुड विड्थ। बेसिकली क्या, आप बेसिकली स्टडी ये करते हो कि आपका दुश्मन उस तरफ से आपको इस तरफ क्या इंटरडिक्ट कर सकता है, आपकी कहाँ रोक सकता है। तो 50 किलोमीटर का कॉरिडोर काफी चौड़ा कॉरिडोर होता है। इनफैक्ट अगर आप जम्मू से पंजाब से जम्मू आते हैं, तो जो हमारा बॉर्डर, कल ही मैं जब फ्लाइट से वापस आ रहा था, तो बॉर्डर फेंस सामने दिखता है, रात को लाइट जली होती है, इट्स सो क्लोज। उसके लिए हमें फौज के लिए, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट वांट टू ब्रैग, जैसे मैंने कहा बांग्लादेश में हमारा ढाका जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हमने उनके सिटीज कैप्चर करनी है। अपनी चिकन नेट को तो हमें मजाक में कहता हूँ कि पुलिस ही बहुत है, बीएसएफ ही काफी है, लेकिन बट करेगी तो फौज ही करेगी। तो इट विल टेक अबाउट मे बी अ डे, एक दिन। It's a minor small, वो जैसे आपने कहा ना यूएस की औकात नहीं आने की, for a 1 day 2 day operation nobody can come, for a 3 week operation जैसे आप बोल रहे हैं ढाका पहुंचने में terrain difficult है, 2 weeks 3 weeks, some surprises also happen sometimes, maybe 4 weeks, उसके अंदर other people have something to do. 1 day operation is जब मन किया आपने कर सकते हैं, अगर आपको लगा जरूरत तो। बिल्कुल। और सीधी सी बात है, हमें उस 4 हफ्ते वाला ऑपरेशन करने का इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्ट भी नहीं, हमने क्यों गोल्स भी नहीं है, गोल्स भी नहीं है, पर्पस भी नहीं है। या We can't go ahead. दिस इज एज फार एज बांग्लादेश इज कंसर्न। बाकी शेख हसीना के जो एक्स्ट्राडिशन की आएगी, लेकिन उसमें जो हमारी ट्रीटी है उसमें क्लॉज है कि अगर एक पार्टी को लगता है कि जो जजमेंट आई है इज नॉट फेयर, तो एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जाएगा। वो लकली वो क्लॉज पहले ही है। So that is general extradition law also, कि अगर सपोजिंग उस देश में जो पनिशमेंट मिल रही है वो पनिशमेंट डिस्प्रपोर्शनेट है, या किसी ऐसे ऑफेंस पे पनिशमेंट मिल रही है कि बनती नहीं, जो ट्रेडिशनली कई देशों में होता था, मैन विद मैन इज अ क्राइम, राइट? तो यूएस उसमें कुछ नहीं करता, वो बोलता है टाटा सी यू बाय बाय। यूरोप बोलता है क्योंकि वो उसको ऑफेंस ही नहीं मानता है। तो वो तो एक्स्ट्रेडिशन लॉज में इतनी चीजें हैं कि आप उल्टा लटक जाओ अगर आपको रोकना है तो। दैट्स व्हाई से इंडिया की एक बहुत सक्सेस है जो हम यूएई से कुछ ड्रग पेडलर्स लेके आए हैं, हम जहां से भी लाना इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस, रोकना तो वो देश हो या उसके कोर्ट्स बहुत इजीली रोक सकते हैं, एंड इन द एंड इट्स अ डिप्लोमेटिक डिसीजन, उसमें तो रीजन ही नहीं चाहिए। जी एब्सोल्युटली। तो सर ये शेख हसीना का, मैं बांग्लादेश का इंडियन पॉइंट पर आ जा रहा हूँ, ये क्या एक नया फिनोमेनन आया है जो अमोनियम नाइट्रेट वहां से आने के लिंक्स बता रहे हैं, और हम जो बहुत कंफर्टेबली कहा जाता है इंडिया के बहुत लोग वहां पे स्टडीज के लिए जाते हैं, स्पेशली मेडिकल स्टडीज के लिए बांग्लादेश जा रहे हैं, हैव वी नॉट रिकॉग्नाइज्ड दिस थ्रेट इनफ, या ये नया थ्रेट पनपा है ऑफ टेरर कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश? एक्चुअली शेख हसीना के तक होने, चाहे हमने एक ही घोड़े पे शर्त रखी है, वी बेट ऑन अ सिंगल हॉर्स, दैट्स ऑल राइट, बट तब तक चीजें कंट्रोल में थी।
वो जिहादियों को टांग भी रही थी, जिहादियों पे एक्शन भी हो रहा था। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार तब भी था, लेकिन पीपल आर बीइंग सॉर्टेड आउट। पाकिस्तान में भी यही सेम था। जब गिलानी जिंदा था, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को पाकिस्तान ने सीट्स दे रखी थी, मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट्स, कि अपने बच्चों को यहाँ भेजो, वो मेडिकल भी सीखेंगे और वो जिहाद भी सीखेंगे। और गिलानी जैसे लोगों ने पैसे ले लेके लोगों से, किसी से 20 लाख, किसी से 30 लाख, किसी से 80 लाख, 90 लाख लेके पर्ची साइन करके उनको भेज देते पाकिस्तान। जब तक भारत की आंखें खुली, काफी लोग वहां से डिग्री लेके आ गए। उसके बाद अभी इंडिया ने उसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया। तो अभी नाउ इट्स हाई टाइम कि भारत को चाहिए कि बांग्लादेश वालों को अब डी रिकॉग्नाइज करो, फिर जाने दो जिसको जाना है। फिर कोई जाएगा, वो जिहाद लड़ने जाएगा ना, उसको तो पढ़ सीखने जाना नहीं है। तो ये लैप्सेस हैं, ये मैं आपसे मान। टर्की में हमारे बच्चे क्यों पढ़ते हैं, ईरान में क्यों पढ़ते हैं भाई? शिया पॉपुलेशन कश्मीर की ईरान में पढ़ती है फ्री सीट्स पे। तो जब तक वो पढ़ के डॉक्टरी करें तो वहीं रहे ना। फिर ईरानियों को हमें नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत सारे मेडिकल कॉलेज है, हमारे बच्चों को सीट ही नहीं मिलती है एज इट इज। इसका तो बहुत सिंपल लीगल सॉल्यूशन है कि आप डी रिकॉग्नाइज कर दो। सम नेशंस डिग्रीज आर डी रिकॉग्नाइज्ड, क्योंकि बस वैसे सिंपल। फिल्टर करना मुश्किल है कि कौन जेन्युइन गया नहीं गया। कुछ देशों के डी रिकॉग्नाइज कर दिया आपने, टॉपिक इज ओवर, फिर तो आप जो मर्जी करो। और फिर ये जो लिबरार्ड्स हैं उठ के बोलेंगे कि देखो, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स को बेरोजगार कर दिया तो इसलिए टेररिस्ट बन गए। वो टेररिस्ट बन नहीं है। अभी वो देखो, जो चाइना से सीख के आया था, गुजरात वाला जो जहर मिला रहा था, वो तो मेड इन चाइना डॉक्टर था। तो चलो, चाइना जैसे देश को आप रिकॉग्नाइज करने से पहले 4 बार सोचोगे। लेकिन ये जो बांग्लादेश, छोटे मोटे खटमल जो हमारे आगे पीछे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, और टर्की लड़ाई में खड़ा हुआ है पाकिस्तान के साथ आगे सरेआम, तो उनको तो डी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और ईरान के साथ अगर हमारे कुछ हैं रिलेशनशिप के चांसेस, तो उनको भी बोलना चाहिए भाई ऐसा नहीं चलेगा, आप नहीं कर सकते। चाइना इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम, पर जो ये लो हैंगिंग फ्रूट है उस पे तो आपको एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट देनी पड़ेगी विद जी। अदर कंट्रीज, एक वेग अदर कंट्रीज बीइंग अंडर स्क्रूटिनी। तो वैसे ही जो ढंग का बच्चा है जो पढ़ने जाना चाहता है, वो चाइना या किसी ऐसे देश से रिलेक्टेंट हो जाएगा कि भाई आज नहीं किया 3 साल बाद कर देंगे। तो समटाइम्स जी। क्रिएटिंग दैट फेयर इज इनफ टू कंट्रोल सिचुएशंस, इवन इफ आप डायरेक्टली किसी बड़े देश पे नहीं वो एक्शन लेना चाहते। सर, एक बॉर्डर से मैं एकदम से आना चाहता हूँ दूसरे बॉर्डर पे, जी। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के जब शुरू में वो चाय पीने फेमसली गया आईएसआई वाला, और सोचा कि हमारी स्ट्रैटेजिक डेप्थ बढ़ गई है भारत के साथ अगर हमारी हो, क्योंकि चाइना का वित्त तो है ही है नहीं है, तो वो स्ट्रैटेजिक डेप्थ समझ रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे। और इंडिया में तालिबान इतना कंजर्वेटिव है, या रेडिकल है, कंजर्वेटिव भी क्या बोलना, कि प्रिज्यूमेबली विद अ गवर्नमेंट लाइक बीजेपी इन पावर रिश्ते अच्छे नहीं होने थे, और कांधार वांधार सबको याद ही है। तो एकदम से क्या सर आप ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट देख रहे हैं कि बार बार एक के बाद एक वहां के मिनिस्टर आ रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर, और उसको जाने भी आ जाता जहां जाना है उसको, और अब ये कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर आ रहा है। सर, व्हाट डू यू थिंक इज द थिंकिंग बिहाइंड ऑल दिस ऑफ चेंज पॉलिसी विद तालिबान? इश्करण जी, उस लेवल पे देयर इज नथिंग परमानेंट। और भारत ने जब देखिए चेंज क्यों आया, चेंज के पीछे एक काम भी करना पड़ता है, हार्ड वर्क। जैसे मैंने कहा कि बांग्लादेश में अगर अवामी लीग वाले रोड पे आ गए हैं 1 साल के बाद, तो किसी ने काम किया है। यहाँ क्या हुआ था कि जब अमेरिका यहाँ आया तो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलके तालिबान के साथ लड़ाई शुरू की। सेम टाइम पे वो तालिबान को भी सपोर्ट कर रहा था। लेकिन हर अफगान बच्चा बच्चा उनके डीएनए में चीज़ अभी एम्बेडेड है कि हमारे खून का सौदा किया है पाकिस्तान ने हमेशा। कभी जिहाद लड़ाया, मुजाहिदीन बनाए, फिर तालिबान बनाए, फिर सब कुछ किया। तो ये हमें बेच के खा गए, हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया, ये उनको क्लियर है। अगर आप आज अफगानिस्तान जाएंगे तो आपको जैसे वो पहचानेंगे कि आप इंडिया से हो, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, डजेंट मैटर, वो आपसे चाय के खाने के पैसे नहीं लेते और पाकिस्तानियों की पिटाई करते हैं। ये उनका रिलेशन है। तो उन्होंने जब पाकिस्तान ये डबल गेम खेल रहा था, हमने क्या किया, हमने $4 बिलियन लगा के वहां पे पार्लियामेंट बना दी, सड़कें बना दी, उनके डैम का काम शुरू कर दिया। एक गुडविल जो हमने अर्न की। एक सड़क पे चलता हुआ अफगान ने देखा कि यार एक देश है जो हमारे सिर के ऊपर पैसे कमा रहा है, हमारे बंदे मरवा रहा है, उधर से तालिबान को भी हेल्प कर रहा है, उधर से अमेरिका को भी अड्डे दे रखे हैं, ट्रांसपोर्ट के रोड खोल के रखी है, इंटेलिजेंस शेयर कर रहा है, हमारे बंदे पकड़ पकड़ के अमेरिका की जेलों में भर रहा है। और दूसरा एक देश है जिसका हमारा लेना देना कुछ है नहीं, लेकिन वो लगा हुआ है गुडविल में। तो हमने गुडविल बड़ी अर्न की। ये जो तालिबान आई दूसरी वाली, तो ये अपना सबक सीख के आई। इन्होंने वो सोचा कि वो पहली वाली तालिबान जो थी 94 वाली, वो वाली गलती हमने नहीं करनी। तो ये माइंड से आए, और इनको लाने में फिर अमेरिका का भी खुद ही हाथ है, कंप्रोमाइज भी हुआ, दोहा टॉक्स हुई। लेकिन कहाँ हम गलती कर गए, हम मतलब पूरी दुनिया ने गलती की कि हम वेस्टर्न प्रोपेगेंडा में फंस गए। हमें बताया गया कि इनकी बेटियां स्कूल नहीं जाती, तो ये बहुत ही जालिम है।
काबुल की फोटो दिखाई जाती है कि देखो 71 में यहाँ स्लीवलेस लेडीज घूम रही हैं, काबुल वाज अ मेट्रो सिटी। बिल्कुल सही, काबुल ओनली वाज अ मेट्रो सिटी, अफगानिस्तान नहीं था। अफगानिस्तान वैसे ही था जैसे सदियों से रहा। उनका अपना कल्चर है, वो कबीले पे रहते हैं। उनकी इज्जत पे बात आ गई तो कबीले के पूरे लड़ते लड़ते मर जाते हैं। आपके साथ पुश्तें जाती हैं, अगर आप मेरे और आप में कोई पर्सनल डिग्निटी पे लड़ाई होगी तो हमारे बच्चे लड़ते रहेंगे। उनका कल्चर ही वैसा है। और अगर प्यार मोहब्बत आ गई तो फिर वो जान देने के लिए आते हैं। तो हमने उस यार्डस्टिक को सामने रख के प्रिज्म में रखा, जो हमारे अपना कल्चर है, जो वेस्टर्न कल्चर है, कि ये बहुत ही गंदे हैं। लेकिन इस तालिबान ने आके प्रूव किया, पहले उन्होंने कंट्रोल किया, अमेरिका ने सारे फ्रीज कर दी, इनके एसेट्स बाहर से पैसे आने बंद हो गए। तो फिर भी मैंने एक्चुअली इनफैक्ट एक आर्टिकल लिखा था कोई 2 साल पहले कि हमें दुनिया को सीखना चाहिए कि कैसे आप अपने, अगर आप अच्छा घर से ही चलाओगे तो आपको बाहर वाली दुनिया की बिना ग्लोबल विलेज विलेज को साइड पे रखो, आप अपना देश आराम से चला सकते हो। अफगानिस्तान को बिना उस पे चल रहा है। तो नेचुरली जो गुडविल हमने अर्न की थी, उसमें एक चीज़ और हुई थी। जब पहली बार तालिबान आया था ना, तो उस टाइम अफगानी आर्मी के अफसर हमारे साथ कोर्स कर रहे थे। वो जब वापस गए, वो कौन से बच्चे थे जिनके फादर अफगान आर्मी में थे, रशिया के जो सपोर्ट वाली आर्मी थी, उन सबको मार दिया गया। इस बार जब तालिबान आया नया वाला, तो यहाँ फिर अमेरिका के जो 20 साल उस टाइम जो गवर्नमेंट बनी करजई वगैरह की, उनके फिर यहाँ पे कैडेट्स आने शुरू हो गए। तो भारत ने इन बच्चों को वापस नहीं जाने दिया, रोक लिया ऑलमोस्ट 1 ईयर। फिर तालिबान ने आके हमसे रिक्वेस्ट की कि हमें अभी आर्मी को ऑर्गेनाइज करना है, हमारे पास रेगुलर आर्मी नहीं है, बिकॉज तालिबान क्या कबीले जुड़े हुए हैं बेसिकली। तो फिर हमने यहाँ से बड़े सोच समझ के उनको यहाँ से कैडेट्स को कमीशन करके वहाँ भेजा, और उनको हार पहना के तालिबान ने गले में, और फिर उनको ऑफिसर बना दिया अपनी तालिबान आर्मी के अंदर, अफगान आर्मी के अंदर। तो अब मल्टीपल लेवल पे क्या होता है कि आज जो तालिबान के टॉप लीडर्स है ना, जिनका आर्मी से, वो हमारे यहाँ ट्रेन होके गए हैं एज ए कैडेट्स, जो 20-25 साल पहले। जो सच है वो सच है। और वो बाद में उन्होंने तालिबान ज्वाइन कर ली, बिकॉज उनको लगा कि अमेरिका बाहर वाला है, और जब बाहर की बात आती है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। फिर अब चाहे तालिबान का नाम ले लो कुछ। और पाकिस्तान ने जो सौदेबाजी की और जो इंटरफेयर करने की कोशिश की, वो चाय पीने वाला फयाज, उसका भी कोर्ट मार्शल चल रहा है करप्शन के लिए आज एज वी स्पीक। तो वो हो गया उसमें। हाँ, वो तो अरेस्टेड है। उसका आज कोर्ट मार्शल, इनफैक्ट आज कल वर्डिट आएगी करप्शन केस में। पहला केस है एक आर्मी जनरल पाकिस्तान में, करप्शन तो उनका बर्थ राइट है। बर्थ राइट है, वही हो रहा वहां पे। तो ये तो हुआ पर्सनल। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाके इसकी बर्ड आई भी लेते हैं, तो क्या सीन बन रहा है कि बगराम में यूएस इंटरेस्टेड था कि मेरे को बगराम चाहिए, और अफगान ने उनको मना कर दिया। सीधी सीधी सी बात है। हमारी टीम वहां गई बिकॉज नेचुरली हमें किसी ने बोला होगा कि आप आके देखो। इस टाइम पाकिस्तान की दुश्मनी है अफगानिस्तान के साथ, ईरान की दुश्मनी अफगानिस्तान के साथ थी, लेकिन जब अमेरिका ने ईरान को पीटा तो वो थोड़ा सा उनकी आपस में हो गई। ये जो टर्की का सपना है ना कि पूरा कैलिफेट दोबारा बनाऊंगा, उस कैलिफेट में क्या है, टर्की अपना, उनका सीरिया उन्होंने ले लिया, धोखे सीरिया जैसे भी लिया, सीरिया उन्होंने ले लिया। आगे बचता है इराक, जिसमें सरकार का नामो निशान नहीं है। फिर आया ईरान, और ईरान में अमेरिका और इजराइल का सपना है कि वहां रिजीम चेंज करनी है। तो ये टर्की का बड़ा बड़ा गेम प्लान है कि पूरे का पूरा इस बेल्ट को दोबारा कैलिफेट में कन्वर्ट करना है। इन सब के बीच में एक इस्लामिक कंट्री है जो टर्की आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है, वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का शुरू से फंडा है कि ना हमें दूसरों की जमीन चाहिए, ना हम आपको अपने अंदर आने देंगे। सिंपल। ड्यूरल लाइन का जो पाकिस्तान से पेशावर अफगानिस्तान का हिस्सा हिस्टोरिकली, वो मांगते हैं, उनका जेन्युइन डिमांड है। लेजिटिमेट क्लेम है उनके हिसाब से उनका। दे डोंट बिल्कुल। तो ये जो आग भड़केगी ना आने वाले दिनों में, अमेरिका की बेवकूफ़ी, इजराइल भी बेवकूफ़ी करेगा। अगर हमारे बीच में और टर्की के उस सपने के बीच में एक पावर खड़ी है, उसका नाम अफगानिस्तान है। इसलिए हम जितने भी लोग डिफेंस वाले हैं, हम खुद सरकार को कहते हैं, इनके साथ आप डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाइए, इनको, इनका डिफेंस अच्छा कीजिए, इनको हथियार दीजिए ऑफिशियली। बिकॉज डिप्लोमेटिक रिलेशन के बिना आप बड़े हथियार, पिस्टल पुस्टल दे सकते हो, बट गन्स या एयरक्राफ्ट नहीं दे सकते। और हमारे पास अभी सरप्लस बहुत सारा है, पुराना सामान है, हम दे सकते हैं आर्टिलरी। मैं ये आर्मामेंट और मिलिट्री आर्मामेंट ऑफ अफगानिस्तान से पहले एक आपने इंटरेस्टिंग बात की, मैं थोड़ा उस पर जाना चाहता हूँ कि इमेजेस आती है 1970 में कॉस्मोपॉलिटिकन अफगानिस्तान था, फिर इमेज आई कि तालिबान आ गया और तालिबान ने बच्चों को पढ़ने नहीं दिया। मेरा थोड़ा हार्ड स्टैंड होगा, बट मेरा थोड़ा डिफरेंट स्टैंड है इस पे। इट इज नन ऑफ इंडियाज बिजनेस। अफगानिस्तान, अगर वी आर नॉट अ ग्लोबल पावर लाइक यूएस जिसको कुछ पॉइंट्स प्रूव करने हैं वर्ल्ड में, भैया अफ्रीका में बहुत कुछ गलत हो रहा है। Every child should go to school in India. Every child should have equal right in India. हमारे को क्या लेना देना अफ्रीका में कोई देश क्या कर रहा है अपने नागरिकों के साथ, या वुमेन एम्पावरमेंट पे, आई एम सॉरी टू से, या किड्स के साथ, या अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, ये भारत को कहां से कोई, लेट्स बी ऑनेस्ट,
We are not a world global policing power. We have no signals to give anybody in the world. We have to. तो अफगानिस्तान जो कर रहा है सैड, गलत नहीं करना चाहिए, बट वी जी, कांट स्टॉप इट। हमें तो अपना बिल्कुल। देखना है, तो ये मॉरल पुलिसिंग का अपने को लेना देना क्या उससे? यही इज हाउ समझ आई। इस सरकार और पिछली सरकार में ये फ़र्क है कि हमने उनको जज करना बंद कर दिया। अमेरिका भी जज कर रहा है, हम नहीं कर रहे। और जो आपने पॉइंट बोला, अगर हम सुपर पावर भी होंगे ना, किसको पसंद है? अफ़गानिस्तान ऐसी कंट्री जहाँ पे सारी दुनिया की सुपर पावर आके मार खा के गई हैं, उनको पसंद ही नहीं है कोई इंटरफेयर करे। एक तो होता है ना आपको पसंद नहीं है, दूसरा कि आपकी ताकत वो क्या है कि पसंद को डिफेंड भी करते हैं अपनी डिग्निटी को लड़ के। तो बिल्कुल सही आपने कहा। और वही बात आई थिंक हमने एक ट्रैक चेंज किया कि हमने बोला यार ठीक है, जो हमारा कल्चर है, तुम अपनी किसी भी बीवियों को देश में पीटते हो। अगर किसी अफ्रीका में, हम इतनी बात नहीं करते क्योंकि वो इतना सेंसिटिव है, किसी भी देश में अफ्रीका में अगर आप घुस के अपने नॉर्म्स इंपोज करेंगे तो आपको बूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए होगा। वो 5 साल की, तो एब्सोल्युटली। यूएस में बड़ी डिबेट होती है कि भैया जी, हमें डेमोक्रेसी हर देश में क्यों लेके जानी है जो उनके हिसाब से, और फिर वो जोक चलता है जहां भी तेल मिलता है इनको डेमोक्रेसी डिस्कवर करनी पड़ जाती है। बट इवन यूएस में दो हिस्से हैं इस पे कि हमें किसी और देश के नॉर्म्स नहीं डिसाइड करने, बट वो फिर भी एक तरह से पूरा वर्ल्ड ट्रेड कंट्रोल कर रहे हैं, गेम बड़ी है। भारत तो ऑब्जेक्टिवली सिचुएशन में नहीं है, तो अपने जी। को तो उस पे कुछ मॉरल रीजन से अफगानिस्तान के साथ रिश्ते शुड नॉट बी, मेरे हिसाब से, भारत का कंसर्न, स्पेशली व्हेन वी आप हैव अ रियल प्रॉब्लम विद पाकिस्तान सर। हमारी जो रियल नो, प्रॉब्लम है, नो, लाइफ मैं तो प्रॉब्लम है। एक स्टेप और आगे जाऊँगा इश्कारण जी, मैं तो कहूँगा हमारे अंदर जो पाकिस्तान बने पड़े हैं, जहाँ पे मदरसों में बच्चों को क्या-क्या पढ़ाया जाए, पहले हम उसको सीधा कर लें, फिर बाहर चलते हैं, फिर हाँ, बाहर की बात करेंगे। तो ये जो सरकार ने ये एटीट्यूड रखा है कि आप जैसे हो, हमें एक्सेप्टेबल हो, हमें आपसे बन आप पे इंटरफेयर नहीं करना। और अभी देखो वो कुनार पे जो डैम बन रहा है, जो पाकिस्तान का और पानी कम खत्म करेगा, उसमें नेचुरली हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी, कहते हैं ना, वॉर बाय अदर मीन्स हम कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, उसमें अफ़गानिस्तान बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आपने देखा ड्यूरन लाइन तो कब 1893 में बनी, फिर 1947 में जब सबकॉन्टिनेंट बँटा, तो अफ़गान रह ही रहे थे ना, रोते थे, चूमते थे, लेकिन जितने एकदम से एक्टिव हो गए, एकदम से मारना शुरू कर दिया पाकिस्तान की ड्यूरन लाइन के ऊपर, तो फिर मैं वही कहता हूँ कि अपने आप तो कुछ नहीं होता। तो हम ऑपरेशन सिंदूर में, मैं बार-बार कहता हूँ कि मत एक्सपेक्ट करिए कि वैसे ही मिसाइल उड़ेंगी, वो मिसाइल वाली स्टेज भी आएगी। लेकिन इस टाइम बल्क ऑफ बैटल 70% पॉसिबल, ये जो डैमेज होगा पाकिस्तान को, वो हम वॉर बाय अदर मीन्स के साथ करेंगे और वही हो रहा है। जो स्क्वीज इसलिए आउट कर आपने रहे हैं। टॉपिक चुना है बिकॉज़ आपको लग रहा है कि कुछ हो रहा है, और सेम दिख चीज़ रहा है। बांग्लादेश में भी हो रही है। उनके 50, कुछ काउंट 58 कह रहे हैं बांग्लादेश में, कुछ लोग 30 कहते हैं। पिछले 2 महीने में फॉरेन नेशनल्स मारे गए हैं बांग्लादेश के अंदर। कोई स्विमिंग पूल में डूबा हुआ मिला, कोई बेड पे सोता हुआ मिला, उठा ही नहीं। और ये सारे फॉरेन नेशनल्स, मोस्ट ऑफ them सारे सीआईए ऑपरेटिव थे। तो किसने मारे हैं? तो मतलब, आई एम सॉरी, मैं फ़ोन आज साइलेंट पे रखना बंद भूल गया। तो एंड दिस इज़, आई लव माय इंडिया जो ऐसे खेलता है, ऐसे खेलना चाहिए। जी, नहीं सर, वॉर इज बाय ऑल मींस, व्हाई शुड आपको हर बात बोलने की जरूरत भी नहीं है। जो बीच में साल पहले इनफैक्ट अगर इसका टेस्ट ट्यूब तो पाकिस्तान में हुआ था, जब एकदम क्या एक के बाद एक अननोन गनमैन गैंग वॉर हो रही है और भारत के दुश्मन मारे जा रहे हैं, कोई गैंग वॉर में, कोई अननोन मैन द्वारा, कोई इंटर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रगल में, नाम अलग अलग आप दे सकते हैं। बट जी। ये अननोन मैन स्ट्रेटेजी मेरे ख्याल से सर पिछले 2 साल में, सर वही साइलेंट कर लें आप फोन तो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से, हाँ, बार मैंने, बार। या दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। जी। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये जो हमने चेंज इन स्ट्रेटजी किया है, और मैंने तो किताब लिखी है इसके ऊपर। क्या स्ट्रेटेजी है सर, थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा अगर वो हो जाएगा, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो, क्योंकि जी, जो पाकिस्तान के अंदर टेस्ट आउट करी गई है, अब आप बोल रहे हैं बांग्लादेश में 30, 50, 40 जो भी कुछ लोग मर रहे हैं, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, तो ये अननोन मैन स्ट्रेटेजी, अगर आप इसको भी एक बर्ड्स आई व्यू से डिफाइन करें तो क्या स्ट्रेटेजी के इसके मेजर वेज हैं? इसराइल तो बहुत ओपनली करता था, ये भारत अननोन मैन से कर रहा है। बिल्कुल। देखिए, हमारा तो चाणक्य जी हमें बता के गए ना कि साम, दाम, दंड, भेद से अपना अपना देश को बचा के रखना है। तो पहले सरकारों ने नहीं किया। अभी मैं आपको जब ये बोल रहा हूँ तो मेरे पास कोई एविडेंस, कल का आपका दर्शक है, एविडेंस बताओ, तो एविडेंस, इन चीज़ों के एविडेंस नहीं होते। लेकिन मेन गेम क्या है कि हमने फ्रेंडली देशों में, ऐसे फ्रेंडली देशों में जहाँ पे पाकिस्तानीज़ और हमारे एनिमी देशों के लोग आते हैं काम करने, वहाँ पे हमने अपनी एसेट्स डेवलप की हैं, जो हमारी अपनी एसेट्स हैं, जो हमारे अपने नेशनल्स हैं, चाहे वो आरएनडब्ल्यू के हैं, किसी के भी हैं। वो उन लोगों को पैसे की, वुमेन, वेल्थ, वाइन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जितना, जिस पे जितना फेंकना चाहे उनको अलाउड है। वो फिर टूल्स तैयार करते हैं
एक पाकिस्तानी वेटर अब दुबई के किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, उसको एक्स तनख्वाह मिल रही है। हम्म, एक इंडियन कस्टमर उसके पास जाता है, उसको अच्छी टिप देता है, हफ्ते में एक बार जाता है, उसकी एक्सपेक्टेशन से डबल ट्रिपल 4 टाइम्स टिप देता है, धीरे धीरे फिर पूछता है कहाँ के रहने वाले, ओ हम तो एक ही हैं, करते करते आप उसको दोस्त बना लेते हो। फिर आपको कहता है मेरे घर के अंदर छोटा सा फंक्शन है, वहाँ आ जा, तू वहाँ सर्व कर ले आज ओवर टाइम। तो वहाँ 2-4 लोग दोस्त चाय वाय पीते तो हो। फिर आप उसकी कहानी पता चलती है, अच्छा अच्छा घर में गरीबी है, गुरु बताया ना चाहिए, देखो देश जाके दूसरी जगह में कोई वेटर का काम कर रहा तो कोई जितना अमीर तो होगा नहीं। फिर आप उसको एक छोटा सा प्लान समझाते हो, पैसा बेशुमार देते हो और कहते हो कि तू ये करके आ जा, तू जा और आ, दैट्स इट। वो जाता है और आता है और वो करके आता है, और कई बार नहीं भी आता। अब जो अननोन गनमैन, जब मैंने बुक लिखी, मैंने रिसर्च की, उसमें से काफ़ी सारे वापस नहीं आए, पकड़े गए पाकिस्तान के अंदर। बट दैट इज़ नन ऑफ आवर बिज़नेस, दे आर डिस्पोजेबल, इसमें इमोशंस नहीं होते। तो आप साम, दाम, दंड, भेद जैसे भी करके आप एसेट तैयार करते हो। एक ही रिक्वायरमेंट होती है कि जहाँ पे आप अपनी एसेट बना रहे हो, वहाँ आपके दुश्मन देश के लोग भी वहाँ होने चाहिए, वल्नरेबल। फिर आप ये गेम हमारे साथ खेलेगी ना सालों साल। हमारे अननोन गनमैन तो नहीं बनाए गए, लेकिन हमारे तो पूरी पॉपुलेशन को रेडिकलाइज कर दिया गया इसी तरीके से। और कतर में जो लोग काम करते हैं, कतर में बड़ा सिंपल है, कतर रिचेस्ट कंट्री पर कैपिटा के हिसाब से। वहाँ पे आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, आप किसी शेख के घर में काम करोगे, उसका ड्राइवर पाकिस्तानी, उसका कुक पाकिस्तानी, उसका फलाना बांग्लादेशी। उस माहौल में आप धीरे 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 वैसे रेडिकलाइज हो जाते हो। और कतर में अगर आप आओ और कहो कि मैं अपने देश वापस जा रहा हूँ, वो कहता है इस्लाम कबूल करके जा तो तेरे को हम पेंशन देंगे, उनके पास इतना पैसा है। तो हमने उन्हीं के लीफ किताब से निकाले, थोड़ा सा उनको तड़का लगाया, और जिन एसेट्स को उड़ाने के लिए हमें बहुत रिस्क लेना पड़ता, तो मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि जो बंदा फाइनल गोली चला रहा है, वो हमारा नहीं होता, वो हमारा टूल होता है। उसके साथ बाद में क्या होता है हमें कोई परवाह नहीं, पर जिसने उसको भेजा है वो हमारी एसेट है, उसको हमने बचाना होता है, और फिर वापस पोस्टिंग वापस आता है। तो ये सिंपल गेम है, थोड़ा इसमें बड़ा आर्ट हुनर चाहिए, और आप में वो काबिलियत होनी चाहिए कि आप लोगों को में वो विश्वास जीत सको और उनको उसकी वीकनेस को असेस कर सको। तो इट्स अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस। कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसका तो देयर इज नो पॉइंट डिस्कसिंग, बट हाँ कैसे होता है, ये ऐसे होता है। दिस इज द हाउ इट मोडस ऑपरेंडी जिसको बोलते हैं ऐसे है। और उसके बाद तो सर इट इज आल्सो क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल विल के सिग्नल मिला है आपकी इंटेलिजेंस की एजेंसीज को, उस सिग्नल को फिर वो आगे अपने ऑफिसर्स को बोल रहे हैं, उसके बाद वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो पूरा जी बेसिकली तो स्टार्ट्स फ्रॉम द दैट्स व्हाई आई सेड, क्योंकि अननोन गनमैन 2 साल पहले एकदम से शुरू हुआ। ये जी अगर 20 साल से हो रहा था, 10 साल से हो रहा था, तो नया टर्म ही नहीं आता। इनफैक्ट जी अननोन गनमैन एक तरह से अगर आप गूगल हिस्ट्री में सर्च करें, मुझे नहीं लगता 3-4 साल पहले ये टर्म भी यूज हो रहा था। तो वो जैसे इंडिया में इंटॉलरेंस टर्म किसी ने सुना नहीं था जब तक 2014 नहीं हुआ था, जी वैसे ही ये टर्म्स उस तरह आ रहे हैं। और अफगानिस्तान पर सर इसके अंदर एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग ये भी आया कि छब्बर पोर्ट पे यूएस ने एकदम से वेवर दे दिया, जो अफगानिस्तान या ईरान जाना भारत के लिए जरूरी है। तो जी अमेरिका भी दोनों तरफ अलग अलग गेम्स खेल रहा है, क्योंकि उसको भारत का भी राइज नहीं ठीक लग रहा, चाइना से उसकी राइवलरी ऑफिशियल है ही है। तो ये जो छाबड़ पोर्ट टू अफगानिस्तान नेटवर्क पूरा ले रहे हैं और वहां पे जो ब्रिजेस बना रहे हैं, वो कितना यूजफुल होने जा रहा है विजाविस पाकिस्तान, क्योंकि अभी भी लाइव थ्रेट सबसे बड़ी पाकिस्तान ही है टू कंट्रोल पाकिस्तान फॉर भारत। देखिए, इंसर्कलमेंट की पॉलिसी होती है, किसी भी देश को दबाना हो तो वो दोनों तरफ, जैसे अमेरिका ने हमें बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में नेपाल में घुस के घेरने की कोशिश की है। तो नेचुरली बनता है कि पाकिस्तान की जो बॉर्डर शेयर करते हैं हमारे साथ है, हमने तो दबाव डाला हुआ है, अफगानिस्तान को पिटाई कर रहा है कि ईरान के साथ है। तो चाबहार पोर्ट में जो अफगानिस्तान के से हमारा कॉन्टैक्ट है, और उसके बाद वहीं से बनना है जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, जो कि रशिया का ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो वो उसी लाइनमेंट पे होना है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अमेरिका दोनों तरफ खेलता है। उनको पता सबसे बड़ा डर क्या है आज अमेरिका को? अमेरिका ने क्या किया, पाकिस्तान का सी पैक पाकिस्तान में बंद करा दिया, चाइना का सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी तबाह करवा दिया। चाइना बांग्लादेश कॉरिडोर की हमने बात की, वो भी नहीं बन पाया। अमेरिका को डर ये है कि अगर एक लिमिट के आगे भारत पे प्रेशर डालेंगे तो ये ना हो कि भारत पाकिस्तान चाइना को अपने से अंदर से रास्ता दे दे। और जिसका मैं बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ, मैं बड़े दिन से बोल रहा हूँ कि चाइना से हमने लड़ाई करनी है। आज दोस्ती हुई है, टेम्पररी है, मजबूरी है, उनकी भी हमारी भी। हम भी नहीं चाहते कि टू फ्रंट पे लड़े, वो भी नहीं चाहते कि अगर आज एक हम इनको सी पैक टाइप, उसको आप CIEC बोलिए, अगर आपने गढ़वाल से लें और लाइन खींचे गुजरात तक,
और सड़क बनाएगा, चाइना इन्वेस्ट करेगा, वो आपको टोल टैक्स देगा अलग से। और वो ज़माना नहीं है कि चाइनीज़ आर्मी उस पे आ जाएगी और हमें खतरा हो जाए, हम सोएंगे नहीं ना उसके बाद, जिस दिन मन करेगा फाटक बंद। वो जो डिपेंडेंसी आप चाइना के लिए क्रिएट करोगे, बिकॉज चाइना को कहीं से तेल नहीं मिल रहा। सी मैक इसका बेसिक क्या था, चाइना को तेल चाहिए ईरान से और रशिया से तेल लेता। रशिया से और अमेरिका का जो यूक्रेन में परसों समझौता हुआ 28 पॉइंट वाला, जो पूरा क्लियर अभी तक आया नहीं सामने, उसमें मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका ने रशिया को ये कहा कि यूक्रेन तू ले ले जो लेना है, मतलब असेसमेंट है लोगों की, चाइना की ऑयल सप्लाई कम कर दे। तो अगर रशिया ऑयल सप्लाई कम करता है, पाकिस्तान का रास्ता बंद है, म्यांमार का रास्ता बंद है, तो मलक्का स्टेट बची सिर्फ ईरान से तेल। बे ऑफ बंगाल में अमेरिका क्यों आ रहा है? वो इसलिए तो आ रहा है कि वो मलक्का स्टेट को गला घोटने के लिए। तो इस गेम में अगर भारत ने चाइना से हाथ मिला लिया, बोला तू यहाँ से जा यार, तू यहाँ जा गुजरात में, तू अदानी पोर्ट से जा, वहां सीधा ईरान से तेल लेके आ, हम देंगे, रिलायंस तेरे को तेल देगा, तो अमेरिका की गेम पलट जाएगी। तो वो भी एक लिमिट के आगे नहीं करना चाहता। ये इंटरेस्टिंग है कि अगर इंडिया और चाइना जुड़े, म्यूचुअल बेनिफिट होगा, बट इसका रिस्क ये है, और चाइना के साथ स्पेशली, अदरवाइज तो आपका यू नीड गुड इन नेबर्स, इंसान हो, देश हो, पर देशों के अंदर भी अगर नेबरहुड प्रॉब्लम्स हो तो वो भी अच्छा नहीं है, तो यू नीड गुड नेबर्स। बट चाइना की प्रॉब्लम लोग यही मानते हैं कि जिन जिन लोगों ने सोचा है कि चाइना से व्यापार करो, व्यापार पे वो डिपेंडेंट हो जाएगा, रिश्ते ठीक हो जाएंगे, वो बूमरैंग करता है, क्योंकि वो व्यापार के टर्म में नहीं सोचता है, वो लॉन्ग टर्म डिसीजन अपनी एक्सपेंशनिस्ट मोड पे सोचता है, और भारत व्यापार के मोड पे सोचता है। तो दूसरा अगर जंग सोच रहा है और आप व्यापार सोच रहे हो और उसकी व्यापार पे डिपेंडेंसी नहीं हो रही है, वो डिपेंडेंसी को सीरियसली नहीं ले रहा, तो दैट कैन allow so many more Chinese assets to become a part of Indian structure. तो ये maybe army can't come without a full war, but their access to every part of India and their structural access to India, वो बहुत बड़ा खतरा नहीं है इसमें। देखिए, जो बिल्कुल आपने जो जिस पल्स पे उंगली रखी है, वो जब हमारी एक मेन अपोजिशन पार्टी जो उसने पावर में थी 2009 में, ने एमओयू साइन किया था चाइना के साथ, तो वो यही प्लान था कि चाइना विल कम एंड फाइनली टेक ओवर इंडिया, और इस पार्टी को भारत को बेचने में कोई शर्म नहीं आती। ये जो सरकार अभी चल रही है और जो फोर्सिबल फ्यूचर में जो चलती रहेगी, सी ट्रेड को और आप ट्रांसपोर्ट को सेग्रीगेट कर सकते हो। अगर आप एक गरीब देश हो, श्रीलंका की तरह, पाकिस्तान की तरह, तो नेचुरली आपके अंदर कोई हाईवे बना के आएगा तो आप उसके ऊपर डिपेंड हो जाओगे। फिर वो पावर, क्योंकि सी पैक में सिर्फ रोड नहीं है ना, उसमें पावर हाउसेज हैं, डैम्स हैं, सिटीज हैं, टाउनशिप्स हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, तो आप डिपेंडेंट होगे। हम लकली उस लेवल पे हैं कि हमें चाइना से ये कुछ नहीं चाहिए। हम चाइना को अपने, अगर मैं स्ट्रीट लैंग्वेज यूज करूं, तो हम चाइना को फंसाना चाहते हैं, क्योंकि जब चाइना को पता है कि मेरे तेल का, एनर्जी का रास्ता एक है, तो हमसे पंगा लेने के पहले 2 बार सोचेगा। बाकी रही बात पेनिट्रेशन की, जब हमारा बजाज की ऐड देने वाली बजाज कंपनी का मिक्सर ग्राइंडर से लेके हर चीज चाइना से बन के आता है, तो पेनिट्रेशन इतनी ज्यादा हो रखी है कि डिस्कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, हम भी डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो अगर आपको याद होगा कि 3-4 साल पहले, एज पर इंटरनेशनल ट्रेड नॉर्म, आप किसी कंपनी को ये नहीं कह सकते कि ग्लोबल टेंडर में आप पार्टिसिपेट ना करो, क्योंकि ये वर्ल्ड का WTO के आता है, आपको ट्रेड रोक नहीं सकते किसी का ना, फिर आप बैन लग जाता है। तो भारत ने फैसला किया था कि 100 करोड़ से नीचे के प्रोजेक्ट में बाहर वाली कंपनीज नहीं आएंगी, वो बेसिकली चाइना को बाहर करने के लिए था। और हमारे प्रोजेक्ट के 3-3 टुकड़े किए गए, 300 करोड़ के प्रोजेक्ट को 100 करोड़ में बांटा गया कि उस क्लॉज में वो ना आए, दुनिया रोई चीखी। तो जब एक नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट बैठी है ना सामने ऊपर, तो एक इतना विश्वास हमारे पास होता है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास? अगर आप चाइना को ब्लॉक करके रखते हो, 5 साल के बाद चाइना आपसे मिलिटरीली पंगा लेगा, क्योंकि वो आपको नहीं उठने देगा। 5 साल बाद आप काफी राइज कर चुके होंगे और वो थोड़ा सा नीचे आ रहा, धीरे धीरे आ रहा है। अभी एक एस्टिमेट है कि उनकी पॉपुलेशन जो 1.2 बिलियन कहते थे, अभी सुना 500 मिलियन एक्चुअली, और एजिंग पॉपुलेशन है। तो वो कहीं ना कहीं, और अमेरिका चाहता है ऐसा हो, अमेरिका चाहता है कि हम चाइना से लड़े। तो मैं एक अच्छी ऑल्टरनेट ऑप्शन दे रहा हूं कि हम चाइना को फंसाएं। अमेरिका की तो पिछले 100 साल की हिस्ट्री यही है। यूरोप में लड़ाई होगी तभी अमेरिका बिकेम नंबर 1 नेशन। उससे पहले तो लड़ाई थी ना कि अमेरिका नंबर 1 है। 1890 अगर उठा लो, अमेरिका नंबर 1 है, या जापान नंबर 1 है, या यूके उस समय विद एम्पायर नंबर 1 का एक क्वेश्चन मार्क था ही था। वो तो जब ये आपस में लड़ के भस्म हुए, तो अगर इंडिया चाइना की कुछ भी लड़ाई होती है, अमेरिका की तो लॉटरी है उसके अंदर। एब्सोल्युटली। तो मैं कहता हूँ कि जब तक चल रहा है, आप एक नया चीज ट्राई करके देखिए, आप सेल्फ कंटेंट हो जाइए अपने आप, और फिर लेट्स हो, बिकॉज आपको चीज समझनी पड़ेगी इश्करण की, जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है ना बाहर,
वो सीसीपी के जो लीडर हैं, हम्म, ये उनकी कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं। चाइना के हम्म, जो बैंक्स हैं, ये सीसीपी के मेंबर्स के अपने बैंक्स हैं। तो इसलिए चाइना को बड़ा दर्द होता है जब बाहर उनकी इन्वेस्टमेंट फंसती है, बिकॉज उनका पर्सनल इन्वेस्टमेंट है लोगों की। हम्म, हमारी तरह नहीं है कि सरकार ने इन्वेस्ट कर दिया, उनका सिस्टम अलग है। तो जो हम्म। चाइनीज बैंक आपसे आप एमओयू साइन कर रहा है, बेसिकली उस बैंक का जो करता धरता है वो सीसीपी में किसी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ है, तो वो अपना नुकसान नहीं करते। चाइना लड़ने में विश्वास नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट। Sir, चाइना नहीं लड़ती। economic cooperation historically has been a good filter to improve ties. पहले क्या था, शादियां करवा दो आपस में परिवारों में, वो तो जी, वर्ल्ड खत्म हो गया, अभी राजा ही नहीं है। इकोनॉमिक कॉपरेशन, ओनली क्वेश्चन जो वैसे आपने बोला मैंने पूछा, क्योंकि उसमें क्या है, चाइना कई बार हम इकोनॉमिक लेंस से देख रहे हैं और चाइना एक्सपेंशनिस्ट लेंस से देख रहा है, तो वो लॉस लेने की एपिटाई है या लॉस ले लेगा फॉर ग्रेटर चाइना 100 ईयर प्लान, क्योंकि डेमोक्रेसी की एक प्रॉब्लम भी है, आपको हर 5 साल में चुनाव लड़ना है, आप कोई इकोनॉमिक पेन लास्ट के 2 साल नहीं ले सकते। जैसे ये रोड अगर शटडाउन होती है तो जो इसका रेवेन्यू आएगा उसके कुछ वेलफेयर स्कीम हो जाएगी, आप 2 साल पेन नहीं ले सकते हो डेमोक्रेसी में, कोई भी देश डेमोक्रेटिक देश 2 साल पेन नहीं ले सकता। चाइना 2 साल का पेन ले सकता है क्योंकि उसको चुनाव नहीं लड़ना। वो मतलब द ओनली क्वेश्चन इन माय माइंड इज वो प्लस माइनस की इक्वेशन। दूसरा सर मेरे दिमाग में ये भी आता है कि हम बहुत बारी प्रिज्यूम करते हैं सरकारें परमानेंट है, सरकारें परमानेंट नहीं है सर। 24 का एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 प्रदेश इधर उधर होते, नीतीश कुमार अगर रहता इंडिया के साथ, आई एम सॉरी आई एम गोइंग पॉलिटिकल इन दिस, बट अगर नीतीश कुमार रहता इंडिया के साथ तो क्या बिहार में एनडीए का यही रिजल्ट आता? उधर आंध्र प्रदेश में अगर कुछ फ्लिप होता, 2004 भी तो 2 प्रदेश से ही हारी थी बीजेपी, जी। 2 प्रदेश इधर उधर होते तो इलेक्शन इस देश में या मतलब। आई एग्री, आई एग्री विद यू। बट मैं आपको एक उल्टा एक वो भी कह सकता हूँ कि हम तिब्बत को चाइना से अलग क्यों नहीं करवा लें इतनी देर में, क्योंकि हमारा तो चाइना के साथ बॉर्डर कभी था ही नहीं। हमें साधु बनने की क्या ज़रूरत है? आप सड़क बनाइए, वो इधर घुसेगा, आप उधर घुसिए। हमने एसएफएफ जो रेज़ की, सीएए का पूरा प्रोजेक्ट हमने तिब्बत तो लड़ाया, सबको पता है, ओपन किताबें लिखी गई हैं उसके ऊपर। तो एक टाइम था जब तिब्बत में जो लड़ाई हो रही थी चाइनीज़ के खिलाफ, उसको सारा अमेरिकन सीआईए प्ले कर रहा था थ्रू अस। हमारी जो एसएफएफ है जो अभी गलवान के टाइम पे कैलाश पर्वत पे चढ़ी, वो कौन है? दे तिब्बतियंस, गर्ल्स एंड बॉयज़, मिक्स्ड ट्रूप्स होते हैं उनके। और उनको हम अपनी सैलरी देते हैं, हमने उनको बना के रखा हुआ है, तो हमारे पास एसेट्स हैं। तो क्या है ना कि एक बार जब आना जाना शुरू होता है ना, जैसे आपने कहा कि रिश्ते इंप्रूव भी हो जाते हैं, अगर खराब होने को आए तो फिर दोनों तरफ से भी हो सकते हैं, बिकॉज डिपेंडेंसी एक बार आदत पड़ जाए ना, तो फिर आप उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। आज आज कुछ नहीं है तो वी कैन टेक हार्ड डिसीजंस। कल को जब एक बार आना जाना इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब स्टार्ट हो जाए आपस में, तो फिर चीज़ें बदलती हैं। जब कोई पंगा लेने को आएगा तो उसको, जैसे अफगानिस्तान ने भी क्या किया, पाकिस्तान से ट्रेड बंद कर दिया, शट ठप। तो अच्छा, पाकिस्तान जीरो पे से। बंद कर दिया। तो अब पाकिस्तान के जो कंटेनर भरे हुए थे ना फ्रूट श्रूट वाले, वो लोगों को जो केले 100 रुपए के मिलते थे 4-4 रुपए में बेचे, खराब हो रहे थे। तो पाकिस्तानी वो सेलिब्रेट करके वीडियो बना रहे हैं, देखो कितना सस्ता फ्रूट हो गया। ये नहीं पता कि ये कंटेनर तो मिल गया, नेक्स्ट क्या करोगे? जो बाहर से फ्रूट लाके अफगानिस्तान जा रहा था ना, तो वो इट कैन वर्क ईदर वे। आपकी बात बिल्कुल सही है, सरकारें आती हैं जाती हैं, पर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, चाइना के बारे में जो हमारे दिमाग में डाला गया ना, जो जैसे अफगानियों के बारे में डाला गया, 62 में हमारी हार हुई, इट वाज अ लीडरशिप फेलियर। मेनन और जवाहरलाल नेहरू और शॉर्ट सर्कल करके फौज का बीएल कोल को चीफ को साइड पे खड़ा कर दिया और लेफ्टिनेंट जनरल के थ्रू कराया, तो हारे। कोई तैयारी नहीं, कुछ इक्विपमेंट नहीं, कुछ नहीं। अब उसे जस्टिफाई तो करना था। उसमें जब किताबें लिखी गई उसमें चाइनाज को इतना बड़ा बड़ा बताया गया कि इनफैक्ट जब हम लोग कमीशन हुए फौज में तो हमारे दिमाग में लगता है चाइनीज को तो हम टच ही नहीं कर सकते, चाइनीज आर समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। गलवान में जब हमारे जवानों ने खाली हाथों से बिना हथियार यूज किए जिन चाइनीज को मारा, वो स्पेशल फोर्सेस की चाइनीज स्पेशल फोर्सेस थी, स्पेशल लाई गई थी कमांडोज। और हमारे नॉर्मल जवान, कोई आर्टिलरी का, कोई ऑर्डिनेंस का, कोई इन्फेंट्री का, वो चाहे राइफल उल्टी टांग के एज पर ऑर्डर्स गए और उन पर जब सरप्राइज अटैक किया गया कीलों के साथ, तो लोगों ने अपनी कृपाणों के साथ और मुक्कों के साथ, कड़ों के साथ, उनके, हमारे तो 20 मरे ना, उनके तो 60 से 120 के बीच में फिगर है। अगर आप चाइना को एक्चुअली देखें, अगर इस प्रोपेगेंडा को छोड़ दें कि चाइना एक्सपेंडिस्ट है, वो एक्सपेंड करता है, वो आई एग्री, बट हमारे जब 62 में इसने हमें हराया, वो असम तक पहुंच गया था, असम से लोग भागना शुरू हो गए थे, वो वापस चला गया। वो उसको सूट नहीं करता, इतनी लंबी लॉजिस्टिक्स, हिमालय को क्रॉस करके आना, मेंटेन करना बहुत बड़ा कांड है। गलवान में वो आया, लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर वापस चला गया।
तो चाइना आएगा अगर आप सोते रहोगे, जैसे हम सोते रहे 62 में, 50s में, वो आता गया, आता गया, आता गया, आता गया अंदर। लेकिन जब से हमने आंखें दिखानी शुरू की है, चाहे डोकलाम हुआ, चाहे गलवान हुआ, चाहे कैलाश रेंज हुआ, वो वापस चला गया। तो आई थिंक अगर अपनी ग्रोथ को, इकोनॉमिक, मिलिट्री माइट को हम ठीक रखें, अपनी आंख और कान खुले रखें और देश को ना बेचें, तो पड़ोसी के साथ ऐसा वाला रिलेशन चल सकता है। मैं तो बिल्कुल ऐसे साहब, कहता हूँ ना, मेरा सोच है कि एक चीज नहीं चली तो दूसरी चला के देखो, लेट्स ट्राई इट आउट। जो आपका फाउंडेशनल प्रिंसिपल जिससे आपने बात शुरू की थी, आई कंप्लीटली एग्री विद इट कि 3 साल नहीं, 5 साल नहीं, 7 साल नहीं, चाइना इंडिया का क्लैश जिस कोर्स पे हम चल रहे हैं होना ही होना है। टाइमलाइन नोबडी कैन प्रेडिक्ट, बट यूएस का भी इंटरेस्ट है, चाइना और इंडिया का फ्रिक्शन भी है, पाकिस्तान भी है। अब जब पूरा बांग्लादेश बेल्ट, नेपाल बेल्ट भी खुल रहा है, तो पूरा रीजन ही वॉलेटाइल हो रहा है। और उस रीजन में अगर आप एक तरह से वर्ल्ड हिस्ट्री देखें 100 साल की, 2 देश जिनका एक तरह से नेबर्स हैं, वो दोनों इकोनॉमिक पावर्स, टॉप 3-4 पावर्स वर्ल्ड की लास्ट कब बने हैं? मे बी इंग्लैंड फ्रांस टाइम्स ऑफ मिडीवियल टाइम्स, जिनका इतना क्लोज कन्फिनिटी में 2 इकोनॉमिक जायंट्स हार्डली हुए हैं पिछले नहीं बन सकते। आई कांट थिंक ऑफ इट। एक स्ट्रगल तो होगी इनके बीच में सर। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमने बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब कवर किया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद।